नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको मालूम है हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। और हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में इस समय कांग्रेस में खास तौर पर देखने को मिला है कि कांग्रेस के अंदर टिकटार्थियों की भरमार लग गई है। ये डाटा जो है, ये डाटा आ चुका है बाहर, और आपको मैं बताऊंगा कौन सी विधानसभा से कितने उम्मीदवार मैदान में आने के लिए तैयार बैठे हैं, बेसब्री से टिकट की इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर जिन नेताओं को उम्मीद है कि उनको टिकट मिल सकती है, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पास डेरा जमा लिया है और अपने जो उनके संबंध हैं बड़े नेताओं के साथ, उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है टिकटों को लेकर। अब दोस्तों, जो ये आंकड़ा जो बाहर आया है, वो कहीं ना कहीं ओपोजिशन की बात करें तो भाजपा की, खास और भाजपा की नाक में दम कर देगा, भाजपा के लिए परेशानी कर देगा। क्योंकि इस समय जितने बड़े स्तर पर, अगर बात करें कि जितने बड़े स्तर पर टिकटों की मांग की गई है, वो आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ चुका है। दोस्तों, इसी आंकड़े को अगर देखा जाए तो इस आंकड़े ने कांग्रेस के अंदर भी घमासान शुरू कर दिया है। हालांकि घमासान के कारण और भी हैं। अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ बात करें कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये इन तीन नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर एक घमासान मचा हुआ है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं। क्योंकि सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि उनके जो समर्थक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मिलें। और कहीं अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से एमपी हैं जो कुमारी शैलजा, वो चाहेंगी कि उनके समर्थक जो नेता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मिलें। और बीच में रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका सामने आ सकती है। दोस्तों, इस समय पूरा कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बता देता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का जो आगाज़ हुआ है, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जिस तरह से इस समय हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर जाएगी। बात कर रहे हैं पूरे आंकड़े की, और आंकड़ों के साथ बात करेंगे और मैं आपको पूरे आंकड़े बताऊंगा कौन सी विधानसभा से कितने कांग्रेस के नेताओं ने टिकटों के लिए आवेदन किया है। इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा और फीस भी रखी गई थी, वो भी आपको बता देता हूँ। एक आवेदन पत्र बनाया गया था जिसमें सामान्य जाति के जो नेता हैं उनके लिए 20,000 रुपये आवेदन के साथ कांग्रेस के खजाने में जमा कराने का खास निर्देश दिया गया था। और इसके अलावा बात करें महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों के लिए तो 5,000 रुपये कम से कम, यानी 5,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई थी कि टिकट आवेदन के साथ ये राशि जमा करानी होगी। अब टोटल अगर इस राशि की बात करें कि कांग्रेस के खजाने में कितना रोकड़ा जमा हो गया, ये आपको बताऊंगा। और उससे पहले आपको बता देता हूं कि टोटल जो आवेदन हुए हैं, कुल आवेदन जो इस समय हो चुके हैं, और अब ये आवेदन जो प्रक्रिया थी वो बंद हो चुकी है। आवेदन का आंकड़ा बता देता हूँ, 2,428 नेताओं ने टिकटों के लिए 90 विधानसभा सीटों के लिए टिकट का आवेदन फार्म भरा है। और इसमें बात करेंगे कि अगर पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की कितनी संख्या है, और इसमें जो दूसरे वर्ग जैसे अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कहाँ तक कौन कौन सी सीट पर रहने वाले हैं, ये बात भी बताऊंगा। तो आपको बता देता हूँ, टोटल आवेदन जो आए हैं कांग्रेस के पास वो आए हैं 2,428। एक बड़ा आंकड़ा है हरियाणा के इतिहास के अंदर।
अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मैंने पूरी पड़ताल की तो पूरी पड़ताल के अंदर यही बात सामने निकल के आई है कि जो कांग्रेस में इस बार 2024 विधानसभा चुनावों को लेकर जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ने के ज़्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के चलते 2428 नेताओं ने आवेदन किया है, जिसमें से आपको बता देते हैं महिलाओं की संख्या है 383 महिलाओं ने भी आवेदन किया है। उन्होंने मांग की है कि उनको उनके विधानसभा से टिकटें दी जाएं। अब दोस्तों इतना बड़ा आंकड़ा है, सीटें हैं केवल 90। अब 90 सीटों के लिए जो मगजमारी होने वाली है, माथापच्ची होने वाली है, उसको लेकर दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल भी एक बैठक हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें खबर आ रही थी कि कहीं ना कहीं बवाल मचा है। अब बवाल खुलकर सामने आएगा तो वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर अब पूरी राशि की बात करें तो हमारा जो आइडिया है, जो हमने कैलकुलेशंस की है, वो जो आंकड़ा है लगभग 4 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कांग्रेस के खजाने में, यानी कि 4 करोड़ रुपए के लगभग कांग्रेस के खजाने में ये पैसा पहुंचा है। ये एक बड़ी बात कांग्रेस के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि आम के आम गुठलियों के दाम वाली आपने कहावत सुनी होगी। और यहाँ पर तो जिसने भी ये स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर ये जो फॉर्मेट तैयार किया, फॉर्म बनाया, और उसके साथ जो ये राशि साथ में इन बिल्ड की गई, तो उसका ये परिणाम आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के खजाने में सिर्फ आवेदन के लिए लगभग 4 करोड़ की राशि खजाने में आई है। ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसा आंकड़ा बता रहा है। और आपको बता दें, इसमें जो खास बात मैंने आपको बताई है, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए फीस 5,000 थी और सामान्य जाति के लिए 20,000 थी। आप बात ध्यान से सुनना कि जो सामान्य जाति यानी जनरल कैटेगरीज के लोग हैं, सामान्य जो लोग हैं, उनके लिए राशि कांग्रेस ने ऑलरेडी पहले ही सोच समझकर, मतलब कि 5,000 तो महिलाओं और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए, और बात करें तो सामान्य के लिए सीधे 20,000 रुपये। ये बड़ी बात है, इसको आप नोट कर लेना। और पूरा आपको जानकारी दे रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप कौन से विधानसभा से बोल रहे हैं, कौन से इलाके से बोल रहे हैं, कौन सी स्टेट से बोल रहे हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना कि इस बार जो 4 राज्यों के चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल 2 राज्यों के चुनावों की घोषणा की है, जम्मू कश्मीर की और हरियाणा की। ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आप एक मोटा आपको एक पूरा, यानी कि जो 90 की 90 विधानसभा हैं, उसका डाटा आपको बता देता हूँ, कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करनाल जिले की विधानसभा है नीलोखेड़ी, जो कैटेगरी आती है SC कैटेगरी में आती है। और इसमें आपको बता देता हूँ 88 नेताओं ने, 88 नेताओं ने आवेदन किया है। सबसे बड़ा आंकड़ा अगर बात करें तो इस समय नीलोखेड़ी का है, जो GT रोड बेल्ट पर पड़ता है। और इसके बाद आपको बता देता हूँ जुलाना से भी लगभग 80 नेताओं ने आवेदन किया है। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो भवानी खेड़ा की है, ये भी SC कोटे की सीट है। और यहाँ पर 78 नेताओं ने यहाँ पर आवेदन किया है। और इसके अलावा आपको बता देता हूँ, पूरा बता देता हूँ कि कौन सी सीट से कितने आवेदन कांग्रेस के पास पहुँचे हैं। जल्दी नोट करना और ध्यान से नोट करना। बता देता हूँ, कालका से 17 नेताओं ने आवेदन किया है,
पंचकूला से 29, नारायणगढ़ से 9, अम्बाला सिटी से 14, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अम्बाला कैंट से 14 और अम्बाला सिटी से किया है 37 नेताओं ने, और मुलाना जो एससी कोटे की सीट है वहाँ से 46 नेताओं ने आवेदन किया है। और उसके अलावा आपको बता देते हैं, सधाना है एससी कोटे की सीट है, ये भी यहाँ से 27 नेताओं ने आवेदन किया है। उसके बाद जगाधरी से 23 और यमुनानगर से 41, रादौर से 29, लाडवा से 15 और शाहबाद जो एससी कोटे में सीट आती है 56 लोगों ने यहाँ पर भी आवेदन किया है। थानेसर सीट से 10 लोगों ने आवेदन किया है कांग्रेस के, पेवा से 33 लोगों ने किया है। और उसके बाद गुला विधानसभा सीट से 45 नेताओं ने आवेदन किया है। उसके बाद बात करें तो कलायत से 29 ने किया है, कैथल से 6 ने किया है और पुंडरी से 30 नेताओं ने आवेदन किया है। नीलोखेड़ी में सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ है 88। और इंद्री विधानसभा की बात करें तो 41 नेताओं ने आवेदन किया है। करनाल जो सीएम सिटी है लगातार पिछले 10 साल से, यहाँ से 23 नेताओं ने आवेदन किया है। घुरोंडा से 40 किया है, आसंद से 36 किया है, पानीपत रूरल से 54 नेताओं ने किया है, पानीपत सिटी से 10 नेताओं ने किया है। इसराना जो एससी कोटे की सीट आती है वहाँ से 33 नेताओं ने आवेदन किया है। और समालखा से 21, गनौर से 19, राइस से 38 और खरखोदा जो एससी सीट है 54 और सोनीपत से 13, गोहाना से 47 और बड़ौदा सीट से 31 और जुलाना से आपको मैंने बताया था 80 लोगों ने आवेदन किया है। बड़ी भारी मात्रा के अंदर आवेदन करने का मतलब आप समझ सकते हैं। बेशक हरियाणा में संगठन का गठन नहीं हुआ कांग्रेस का, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आपको बता देते हैं। सफ़ीदों से 19, जींद से 48, उचाना कला से 17 और नरवाना से ऐसी सीट है यहाँ से 44, टोहाना से 21, फतेहाबाद से 19 और रतिया से 38 और कालावाली एससी सीट है यहाँ से 14, डबवाली से 4, रानिया से 27, सिरसा से 14, फतेहाबाद से 16 और आदमपुर से 42, उचाना से ये भी एससी कोटे की है यहाँ से 57 और नारनौल से 23, हांसी से 44, बरवाला से 55, हिसार से 22, नलवा से 25 और लाहारू से 14 और बधाना से 60 और दादरी से 36, भिवानी से 34 और तोसाम से 18 नेताओं ने। और इसके बाद आ चुका है भवानी खेड़ा, जिसका मैंने आपको बताया था कि 78 नेताओं ने यहाँ से आवेदन किया है। उसके बाद करें तो महम से 28। अब से सबसे रोचक बात जो सी सीट आ चुकी है वो आ चुकी है गड़ी सापला किलोई, जहाँ से सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। और केवल मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही इस सीट से अपना टिकट के लिए आवेदन किया है, केवल मात्र एक। और उसके बाद बात करेंगे तो रोहतक से 10, कलानौर से ऐसी सीट है ये भी 55 और उसके बाद करेंगे बहादुरगढ़ से 23, बादली से 21, झज्जर जो एससी कोटे से आती है वहाँ से 12, बेरी से 21 और अटेली से 27, महेंद्रगढ़ से 3 और नारनौल से 40 नेताओं ने आवेदन किया है। और इसके बाद बात करेंगे तो हम नांगल चौधरी से 29 और बावल जो एससी कोटे की सीट आती है वहाँ से 52 और कोसली से 28, रेवाड़ी से 5, पटौदी से जो एससी ये भी एससी कोटे में सीट आती है यहाँ से 42 और उसके बाद बात करेंगे बादशाहपुर की। बादशाहपुर से 17 कांग्रेस के नेताओं ने आवेदन किया है। गुड़गांव से 32 ने किया है, सोना से
54 नेताओं ने किया है। नूंह से बात करें तो 3 नेताओं ने किया है। फिरोजपुर झिरका से 13 ने किया है। पुनाना से 15 ने किया है। हथीन से 20 ने किया है। होडल जो एससी सीट आती है वहाँ से 2 नेताओं ने आवेदन किया है। और इसके बाद पलवल की बात करेंगे तो पलवल से 3 नेताओं ने आवेदन किया और पृथ्वी से किया है 20 नेताओं ने। और इसी प्रकार फरीदाबाद में चले जाएंगे, एनआईटी फरीदाबाद की जो सीट है वहाँ से 10 नेताओं ने आवेदन किया है। उसके बाद बड़खल की बात करेंगे तो 8 ने किया है। उसके बाद बात करेंगे तो बल्लभगढ़ से 14 नेताओं ने किया है। और इसके अलावा आपको बता दें फरीदाबाद से जो है 22 नेताओं ने, और उसके बाद तेगांव से बात करेंगे तो 7 नेताओं ने यहाँ से आवेदन किया है। ये बड़ी खबर है। इतने बड़े लेवल्स के ऊपर कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस को लेकर लोगों के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के नेताओं के अंदर कितना इस समय उत्साह है चुनाव लड़ने का। अब इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों लगता है कि इतने बड़े स्तर पर जो इतनी बड़ी संख्या निकलकर बाहर आई है चुनाव लड़ने के लिए, ये क्या जनता की सेवा के लिए बातचीत हो रही है, या फिर बात करें कांग्रेस की हवा चल रही है, या फिर बात करें कि भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल था उसका नेगेटिव फैक्टर तो नहीं है जो बाहर आ गया, एंटी कंपेंसी जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ये बड़ा मामला है। आपकी क्या राय है ये हम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हालांकि आपको बता दें ये जो परंपरा है ये कांग्रेस की है, भाजपा में इस तरह से नहीं होता। वहाँ पर होती है रायशुमारी होती है, वहीं पर ही डिस्कस होता है कौन सी सीट किसके पास जाएगी, ये डिस्कस होता है। लेकिन फैसला हाईकमान करता है। जो उनके यहाँ भी जो स्क्रीनिंग कमेटियाँ बनी हैं वो मैदान में किस कैंडिडेट को उतारेंगी, ये भी जल्दी खबर लेके आऊँगा। लेकिन इस समय पूरे हरियाणा के अंदर हर सीट पर ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि कांग्रेस का कौन सा नेता मैदान में आएगा और उसको टक्कर देने के लिए भाजपा का कौन सा नेता मैदान में उतरेगा। दोस्तों इसके अलावा जो बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये भी ज़रा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पिछले 10 सालों से करनाल विधानसभा सीट जो है वो सीएम सिटी के नाम से बड़ी बात करें तो होट पर रही है। मतलब कि सीएम सिटी के नाम से करनाल बड़ा होट रहा है। लेकिन इस बार की जो खबर आ रही है कि इस बार शायद यहाँ से सीएम कैंडिडेट को ना उतारा जाए, ऐसी चर्चा चल रही है। और चर्चाओं में बात आ रही है कि नायब सिंह सैनी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ये चर्चा बाजार की है। आपको बता देता हूँ बाजार में चर्चा चल रही थी कि पहले एक चर्चा आ रही थी कि करनाल से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद खबर आती है कि वो लाडवा से लड़ेंगे, फिर उसके बाद खबर आती है कि वो रादौर से लड़ेंगे। अब ये भाजपा का जो आला कमान है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, भाजपा को एक बार जमीनी स्तर पर करनाल विधानसभा की हकीकत जानने के लिए जरूर आना चाहिए, या फिर किसी ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए कि इस समय करनाल के हालात कैसे हैं। आपको बता देता हूं सबसे बड़ी खबर, जो भाजपा एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आने वाली थी करनाल में, रेलवे रोड पर एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का प्रपोजल जिसका टेंडर भी हो चुका है, और वो लोकसभा चुनाव से पहले उसका वर्क परमिट भी कटने की खबर आ चुकी थी। और जिस कंपनी के पास निर्माण का ठेका गया था उसने भी प्लेटिंग कर दी थी। पुरानी सब्जी मंडी के पास काम स्टार्ट होना था, लेकिन लोकसभा के चुनावों को देखते हुए इस काम को रोका गया। और अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर की जो साइडों पर
प्लेटें लगी थी रोड पर, वो भी गायब हो चुकी हैं। मतलब करनाल की सच्चाई को एक बार जरूर जान लें, करनाल के हालात कैसे हैं। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।